वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट आपसे पूछा गया कि लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड k बी अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब p एक प्राइम नंबर है, k कोई पॉजिटिव इंटीजर है। कहा गया कि p डिवाइड्स k स्क्वायर देन विच ऑफ दिस इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय p, मतलब कहा गया कि अगर p डिवाइड करता है k स्क्वायर को तो यहां पे कहा गया कि देन विच ऑफ दिस इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय p, इसमें से कौन सा निश्चित तौर पे p के द्वारा डिवाइड होगा। अब एक चीज सोचो कि अगर मान लो कि p डिवाइड करता है k स्क्वायर को, इसका मतलब p k को भी डिवाइड करेगा। यहां से सबसे पहले देखो कि k बाई 2 और उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं k से, ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसके बाद देखो k को अगर हम लोग k को डिवाइड करेंगे k से, ये कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद 7k को डिवाइड करेंगे k से, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और इसके बाद आपको दिया गया k क्यूब को डिवाइड करेंगे k से, ये कितना आ जाएगा, ये आपको k से डिवाइड करने पे ये k क्यूब है तो ये कितना आ जाएगा k स्क्वायर आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब यहां पे गौर से देखो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निश्चित तौर पे डिविजिबल होगा तो कौन सा, ये डिविजिबल हो गया, ये डिविजिबल हो गया और ये डिविजिबल हो गया, लेकिन ये आंसर देखो किस में आ गया, बाय में आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि k 7k और k क्यूब 7k क्यूब ये निश्चित तौर पे डिविजिबल होगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इन फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज शोन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज, मतलब कहा गया कि px का नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अब एक बात बताओ, आपने प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा कि मतलब जितने प्लेस पे एक्स एक्सिस को कट किया जाएगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। अब एक चीज देखो कि यहां पे एक्स एक्सिस को कितना जगह कट किया जा रहा है, 1 प्लेस पे, 2 प्लेस पे, 3 प्लेस पे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज, ये आपको आ जाएगा 3। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ दिस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग वन ऑफ इट्स रूट एट 0, मतलब कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक जो है वो जीरोज वो 0 होगा। अब कैसे पता चलेगा, या आप देखो जीरोज में कंफ्यूज ना हो, ऐसा कह सकते हो कि जिसका 1 रूट जो है वो 0 के इक्वल होगा। कैसे पता करेंगे, यहां पे देखो ये एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखो गौर से कि ये क्यूबिक है तो यहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है। अब सेकंड आ जाओ, सेकंड है आपका एक्स स्क्वायर और -2x इक्वल्स टू 0। यहां से आप x को कॉमन ले लोगे तो यहां से कितना आ जाएगा x -2 आ गया, और ये x -2 ये 0 के इक्वल होगा तो यहां से कितना आ गया, एक आपको x इक्वल्स टू 0 आ गया और एक आपको x इक्वल्स टू 2 आ गया। तो देखो एक जो है रूट्स इसका 0 आ गया। बातें समझ में आ रही है। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अब एक बार और थर्ड को चेक कर लेते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर -9 और ये इक्वल दिया गया 0 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। इसको आप कह सकते हो x + 3 × x - 3 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। यहां से आपको कितना मिल गया, x3 मिल गया और x - 3 मिल गया। तो अब इसका मतलब क्या आ गया, आप ओनली 2 कह सकते हो। 2 ही एक ऐसा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक जीरो जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है। कहां पे दिया गया, ये ओनली 2 हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसका मतलब 3 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y आर गिवन बिलो। क्या दिया गया, तो a1x + b1y + c = 0। सेकंड है a2x + b2y + c = 0। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट टू डिटरमाइन अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे समझो, सबसे पहले आपको कंडीशन पता होना चाहिए। क्या होता है कंडीशन, अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2 के हो जाए तो ऐसे केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। इफ a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के, ऐसे कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 के हो जाए तो ऐसे कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है। बातें समझ में आ गई। यहां पे देखो, आप इसको वेरीफाई करने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, तो ऑप्शन ए में a1 आपको दिया गया a1/b1 इक्वल्स टू a2/b2
और इक्वल्स टू 1। अब एक चीज हमको बताओ जरा सा, बोलोगे सर ऐसा तो कोई कंडीशन ही नहीं होता है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो a1, अब यहां से a2 नीचे आ जाएगा, यहां से b1 ऊपर जाएगा तो b1 बाई b2। अब देखो 1 को आप c बाई सी लिख सकते हो, c बाई सी कहने से क्या हो गया 1 आ गया। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंटली ये डिसाइड करने के लिए काफी है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट तो आ गया। ओके, अब चलो सेकंड में देखो। अब सेकंड की अगर हम बात करेंगे, यहां पे देखो a1 बाई b2, यहां पे a1 बाई b2 इक्वल्स टू b1 और बाई b2। अब यहां से देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ गया, ये तो कोई कंडीशन ही नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसको आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि देखो a1 बाई a2 आना चाहिए ना, लेकिन यहां पे क्या है a1 है, इसके बाद b2 यहां भी, इसके बाद यहां भी b1 और यहां भी b2, इसको नहीं ले सकते, ये डिसाइड ही नहीं कर सकता। थर्ड में आ जाओ, a1 बाई a2 इक्वल्स टू a1 बाई b1। यहां पे देखो a1 और बाई b1 आ गया। अब यहां पे भी देखो a1 a2 और फिर a1 b1 आ गया, और यहां पे डज नॉट इक्वल्स टू 1, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं होता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये भी नहीं हो सकता। अब 4 को एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पे आपको दिया गया a1 बाई a2 और डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। आपको पता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। क्या सब मिला आपको, 1 और 4 इंडिपेंडेंटली सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ऐसे कंडीशन में 1 और 4 आंसर होना चाहिए। कहां पे दिया गया, ये हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसका मतलब 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द सिलिंड्रिकल बम्प्स ऑन टॉप ऑफ लेगो blocks are called studs। कह रहा है कि प्रगुण has built a solid inverted Lego pyramid as shown below। The number of studs is successively floor forms an arithmetic progression। Okay, AP में है। कह रहा है कि प्रगुण figures out that the sum of the numbers of studs used in the first P floor is given by 6p square minus 2p। Okay, आपको SP दे रखा है 6p square minus 2p के, कहा गया कि the number of studs are, आपको number of studs पूछा गया। अब एक चीज समझो, यहां पे हमें SP दे रखा है। अब SN का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। यहां पे आपको सम ऑफ p टर्म दिया गया, इट मींस SP, और ये कितना दे रखा है, ये हमें दिया गया है 6p स्क्वायर और माइनस 2p के। ये बातें आपको समझ में आ रही है। अब यहां से आप 1 और 2 फाइंड कर सकते हो। यहां पे हम लोग पहले S1 फाइंड कर लेते हैं। S1 फाइंड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 6 इंटू 1 तो 6 और माइनस 2 इंटू 1 2, तो 6 माइनस 2 4 आ गया। इसके बाद आप S2 पता कर लो, S2 कितना होगा। अब देखो कि यहाँ पे P की प्लेस पे बस 2 पुट करना है, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2। यहां से कितना आ जाएगा, 2 2 जब 4 6 जा 24 और 24 माइनस 4, इट मींस ये आपको आ जाएगा 20। S2 कितना आ गया, 20 आ गया। बातें समझ में आ गई। अब यहां पे समझो आप, अब देखो कि आपको पता है कि S2 कब फॉर्म्ड होगा, जब हम लोग T1 और T2 को ऐड करेंगे। T1 अब प्लस T2 करने पे क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा। अब यहां पे देखो S2 कितना है 20, यहां पे पुट कर लो 20 और ये इक्वल हो जाएगा। T1 किसके इक्वल होगा, आपको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म ये तो दोनों इक्वल हुई होगा, इसका मतलब T1 S1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे आपको 4 आ गया और प्लस कितना आ गया, T2 आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 20 माइनस 4 इक्वल्स टू T2, या आप यहां से कह सकते हो T2 ये इक्वल आ जाएगा 20 माइनस 4 इट मीन 16 के। 20 माइनस 4 इट मीन 16 के आ गया, तो ये आपको T2 आ गया। अब आपको T1 पता है, अब T2 पता है। अब आप एक चीज बताओ, यहां से कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग D पता करेंगे तो D कैसे पता करते हैं, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। इसका मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और T2 के प्लेस पे कितना है 16 है और T1 के प्लेस पे कितना है 4 है। तो इसका मतलब 16 माइनस 4 ये कितना मिल गया, यहां से आपको 12 मिल गया। तब यहां से आपको A आ गया। A कितना मिल गया, A कहने का मतलब जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं या उसी को T1 कहा जाता है। तो यहां से A आपको कितना मिल गया, तो ये A आपको 4 के इक्वल मिल गया। इसके बाद कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया, तो D आपको 12 के इक्वल आ गया।
अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे n कितना है, क्योंकि n पता होगा तभी आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से हमको n पता करना है। तो n की बात अगर करें तो ये कितना दिख रहा है हमें, 1 2 3 4 5। अब देखो कि यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति है, एक बार 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, क्योंकि n का जो वैल्यू हम लेंगे उसी बेस पे इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो कि ये इसी के लेवल का है, इसका मतलब 1 को अगर हम यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 हम काउंट करते हैं, यहाँ पे n को आप 5 ले सकते हो। यहाँ से अगर हम लोग n को 5 लेते हैं, n इक्वल्स टू 5। अब आप यहाँ पे tn फाइंड कर लो। tn का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू डी। अब यहां पे गौर से देखो, tn कहने का मतलब t5 आ गया। a के प्लेस पे कितना है, a आपको 4 दिया गया, n कितना है 5 है, तो 5 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे कितना है 12 है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 5 माइनस 1 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और 48 और 4 कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। अब यहां पे देखो कि ऑप्शन में कहीं 52 दिया गया है, ये आपको दिया गया है ऑप्शन डी में, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है वो 52 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां पे अगर इसको आप 6 काउंट करोगे तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, अब देख लो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और कहां एग्जैक्ट फिगर आपको दिखाई दे रहा है, उस बेसिस पे आप सॉल्व करोगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे कहा गया 6 नंबर क्वेश्चन में कि ए जिसका कोऑर्डिनेट 5 1 है, बी जिसका कोऑर्डिनेट 1 4 है और सी जिसका कोऑर्डिनेट 8 5 है आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल। नो प्रॉब्लम। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रायंगल्स विल ट्रायंगल एबीसी बी। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्रायंगल एबीसी किस तरह का ट्रायंगल होगा। आप कैसे पता करेंगे, जब तक आपको तीनों साइड ना पता हो तब तक तो कुछ डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग पहले तीनों साइड पता करते हैं। पहले क्या करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो कि जब हम ए बी फाइंड करेंगे तो यहां पे x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा और y2 ये रहा। यहां से देखो x2 के प्लेस पे कितना है 1, x1 के प्लेस पे कितना है 5, तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 और y1 कितना है तो 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखो 1 माइनस 5 करोगे तो माइनस 4 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करने पे प्लस 16 आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 16 और 9 रूट अंडर 25 आएगा, या आप इसको यहां से 5 भी कह सकते हो। बातें समझ में आ गई। अब ए बी पता चल गया, अब आप BC पता कर लो। BC कैसे पता करेंगे, जब हम BC की बात करेंगे ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट BC फाइंड कर लेते हैं। BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर x2 इट मीन्स 8 माइनस x1 इट मीन्स 1, 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इट मीन्स 5, y1 के प्लेस पे 4, 5 माइनस 4 का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही हैं। यहां पे देखो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 का स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा 49 प्लस 1, इट मींस ये आपको मिल गया रूट अंडर 50। अब आपको ABBC पता चल गया, अब आप AC पता कर लो। हम लोग AC पता करते हैं, तो AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, फिर वही सेम फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां पे AC की बात करेंगे तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब इसका मतलब यहां पे देखो x2 माइनस x1 इट मींस 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इट मींस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो कि 8 माइनस 5 करने पे माइनस 1 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16 और 9 25, तो रूट अंडर 25 आ गया, या आप इसको 5 यूनिट भी कह सकते हो। यहां से आपको क्या देखने को मिला, हमें यह देखने को मिला कि AB और AC इक्वल है, इट मींस 2 साइड इक्वल है और थर्ड साइड रूट 50 है। अब आप बताओ कि ऐसा कोई ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो उसको क्या कहा जाता है। अब बोलोगे सर उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। क्या आइसोसेलेस ऑप्शन में है, बिल्कुल आइसोसेलेस है ऑप्शन में, लेकिन एक और भी पॉसिबिलिटी बन रही है, किसकी, तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की। कैसे चेक करेंगे, आपको पता है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा होगा उस पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो राइट ट्रायंगल होगा। अब यहां पे चेक करके देख लेते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम, इट मींस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी में अब दो साइड का स्क्वायर कर लो, जैसे कि हम लोग मान लो एबी का स्क्वायर और प्लस एसी का स्क्वायर करते हैं, ये इक्वल होना चाहिए किसके, बीसी के स्क्वायर का, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब एबी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, एसी कितना है 5 का स्क्वायर, और बीसी कितना है तो √50, ये √50 का स्क्वायर होना चाहिए। अब यहां पे गौर से देखो, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और यहां पे कितना आ जाएगा, ये रूट और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपको दिखाई दे रहा है 50 इक्वल किसके आ गया 50 के। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी कैसा रहा होगा, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल रहा होगा। यहां पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहां दिया गया, ये आपको ऑप्शन सी में दिया गया। इसका मतलब 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्स एक्सिस डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ 2, -3 एंड 5, 6 इन द रेशियो। आपसे पूछा गया कि एक्स एक्सिस, ये दो पॉइंट है जिसको ज्वाइन करने को एक्स एक्सिस किस रेशियो में उसे डिवाइड करते हैं, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मान लो एक्स एक्सिस अगर किसी को डिवाइड करता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। इसका मतलब वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स 0 हो जाता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट रहा और ये 0 वाई कोऑर्डिनेट रहा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे समझो क्या कहा गया आपसे। अब देखो किस रेशियो में डिवाइड करेगा हमें नहीं पता है, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि उसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। बातें समझ में आ गई। तो अब यहां से देखो कि वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है। अब बोलोगे सर वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है x2, यहां पे y2 यहां पे क्या आ जाएगा, इसका हम लोग फॉर्मूला अगर फाइंड करते हैं, यहां पे इसका फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट का, इसका फॉर्मूला होता है x2 mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n। ये x का फॉर्मूला होता है। इसके बाद y का फॉर्मूला क्या होता है, y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 और डिवाइडेड बाय m+n, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पे गौर से देखो कि y कोऑर्डिनेट कितना है, हमें y कोऑर्डिनेट 0 दिया गया, तो 0 इक्वल कर लो, m को m ही रहने दो, और यहां पे y2 ये रहा आपका x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2। यहां पे y2 के प्लेस पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस n इंटू y1 के प्लेस पे कितना है तो -3 है, यहां पे -3 ले लो, और डिवाइडेड बाय यहां पे m+n होना चाहिए। क्या होना चाहिए m+n, यहां पे आ जाएगा आपको m+n। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब देखो m+n को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, यहां से आपको 0 आ गया, और ये इक्वल किसके आ जाएगा 6m और -3n के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6m इक्वल किसके आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3n के इक्वल। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि m/n कितना होगा, m/n की अगर हम बात करें तो ये आपको आ जाएगा 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां से कितना मिल गया आपको 1/2 कह लो, या इसी को 1:2 कहेंगे। 1:2 कहां दिया गया, ये हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इन द फॉलोइंग फिगर ST पैरेलल QR के है। ओके ये मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। कह रहे कि पॉइंट S डिवाइड PQ इन द रेशियो 4:5, मतलब ये S जो है वो PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है 4:5 के रेशियो में। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ST इक्वल्स टू 1.6, मतलब ST अगर आपको 1.6 दिया गया है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR। अब लेंथ ऑफ QR क्या होगा, अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि ST यहाँ पे QR के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट्स ऑफ BPT यूज कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये क्या कहता है, तो अगर हम लोग यहाँ से यूज करेंगे तो ये आपको आ जाएगा PS और बाय PQ इक्वल किसके आ जाएगा ST और बाय QR। बातें समझ में आ गई। अब जो भी वैल्यू है यहां पे पुट कर लो। PS कितना दिया गया, तो ये हमें 4 दिया गया। PQ कितना हो जाएगा, तो PS प्लस SQ मिलकर के होगा, इट मींस 4 + 5 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू ST आपको दिया गया 1.6 और ये डिवाइडेड बाय QR।
अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे 4 1 जा 4 4 4 जा 16, यहां से 0.4 आ जाएगा। क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36, इट मीन्स कितना आ गया? 3.6 आ गया। अब 3.6 आपको कहां दिया गया? तो 3.6 सेंटीमीटर हमको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द गिवन फिगर इफ PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O। ओके, कहा गया कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और PA और PB उसका टेंजेंट है, मतलब ये और ये इसका टेंजेंट रहा। कहा गया कि सच दैट APB 50 डिग्री का है। ये APB कितना का है? 50 का है। कहा गया कि देन OAB इज इक्वल टू, मतलब OA और B ये किसके इक्वल होगा? ये आपसे पूछ लिया गया। कैसे पता करेंगे? यहां पे समझो। अब देखोगे इसको बनाने का प्रोसेस जो है वो एक्चुअली बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग शॉर्टेस्ट वे में इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि ये एंगल और यहां के एंगल, इस दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये अगर 50 का होगा तो ये एंगल कितना का रहा होगा? 130 डिग्री का रहा होगा। ये बातें समझ में आ गई? ये एंगल कितना का आ जाएगा? 130 डिग्री का। अब आ जाओ ट्रायंगल OAB में। अब यहां पे समझ लो OAB में क्या करना है। आपको पता है कि OAB रेडियस है और OB भी रेडियस है। ये दोनों क्या है? रेडियस है। अगर आपको पता है कि किसी ट्रायंगल में अगर ये रेडियस इक्वल, आप मतलब दो साइड अगर इक्वल है तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं इन ट्रायंगल OAB में, इन ट्रायंगल OAB में आप कह सकते हो यहां से एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB, और ये तीनों का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब आप एक चीज बताओ, आपको फाइंड क्या करना है? OAB, OAB, और इसको भी आप सपोज कर लो OAB। क्यों? क्योंकि आपको यह पता है कि OBA और OAB इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों का साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है, ये तो आपको पता है। और प्लस एंगल AOB कितना का आ गया? 130 का, और ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल OAB और प्लस 130, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? 180 डिग्री के। इसको आप यहां से लिख सकते हो 2 एंगल OAB इक्वल्स टू 180 माइनस 130, इट मींस ये आपको आ गया 50 डिग्री का। यहां से अगर हम OAB फाइंड करेंगे, OAB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 50/2। 50/2 कहने का मतलब ये आपको आ गया 25 डिग्री का। 25 कहां दिखाई दे रहा है? ये हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। इसका मतलब 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो यहां पे बहुत चीजें लिखनी थी और बतानी थी, लेकिन जैसे ही हम आपको फिगर में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो सब चीजें आपके लिए आवश्यक होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ए सर्कल हैज अ सेंटर O एंड रेडियाई OQ एंड OR। मतलब कहा गया कि एक सर्कल जिसका सेंटर O है, सपोज करते हैं कि ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर O है, और कहा गया कि रेडियाई OQ एंड OR है। इसका मतलब यहां पे रेडियाई क्या है? यहां पे रेडियाई की बातें हो रही है OQ, ये रहा आपका OQ, इसको आप Q मान लो, और OR इसको आप R मान लो। OQ एंड OR रेडियाई, टू टेंजेंट PQ एंड PR, यहां पे आप P मान लो। ये टेंजेंट PQ रहा और ये टेंजेंट PR रहा। PR are drawn from an external point P, okay? Correct. In addition to the above informations, which of this must also be known to conclude that the quadrilateral PQRS is a square? अब PQRS स्क्वायर होने के लिए क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल आवश्यक है? यहां पे आप समझो, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यहां पे 90 डिग्री का एंगल और यहां भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। यहां पे फर्स्ट में आपको दिया गया कि OQ एंड OR आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये तो बिल्कुल होना आवश्यक है। और सेकंड में कहा गया कि द टेंजेंट मीट द एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यहां पे टेंजेंट मीट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ये बातें भी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सही बताया गया, तभी हम लोग प्रूफ कर पाएंगे कि PQRS क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है। इसका मतलब दोनों आवश्यक है। तो या तो आप कह सकते हो आइदर 1 और आइदर 2, मतलब 1 और 2 में से कोई एक इंफॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल बेहद जरूरी है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।